नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लगा बड़ा झटका। बड़े नेता ने दिया इस्तीफा और अब थाम सकती हैं लालटेन का दामन। जी हां दोस्तों, आरजेडी में शामिल हो सकती हैं ऋतु जायसवाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच आसान नहीं है सीट का बंटवारा, और एनडीए में फूट के संकेत यहां पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त बगावत हो सकती है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के भारत बंद का राहुल गांधी ने किया समर्थन, कहा तीनों काले कानून वापस ले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जेडीयू और भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऋतु जायसवाल ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, थाम सकती है लालटेन का दामन। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। इसी बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। सीतामढ़ी जिले की जेडीयू महिला विंग की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने अपने पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऋतु जायसवाल ने आधिकारिक पत्र जारी कर मामले की सूचना दी है। अपने इस्तीफे में ऋतु जायसवाल ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी की चर्चा की है। ऋतु जायसवाल ने लिखा है, तकरीबन 1 साल पहले जेडीयू की सदस्य बनी। पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते नेतृत्व के द्वारा दी गई प्रत्येक छोटी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने पूरी निष्ठा से किया। संगठन की मजबूती के लिए सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान में भी मेरी भूमिका रही। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी महसूस की है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी के इस्तीफे देने का फैसला किया है। चर्चा है कि ऋतु जायसवाल राजद में शामिल हो सकती हैं। परिहार विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उन्हें उम्मीदवार बना सकती हैं। वहीं इस बात की भी चर्चा है कि उन्होंने बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, बीजेपी और जेडीयू के बीच आसान नहीं है सीट बंटवारा, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव का स्टेज तैयार हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तारीखों की घोषणा कर दी है। 3 चरणों में होने वाले इस चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को लेकर आशान्वित है। इस बार के चुनाव पिछले विधानसभा चुनाव से अलग हैं। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि महज 2 सालों के भीतर नीतीश कुमार ने अपनी राह आरजेडी से अलग कर ली है। अब एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव मैदान में हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि दोनों के बीच सीट का बंटवारा आसान नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के भारत बंद का राहुल ने किया समर्थन, कहा तीनों काले कानून वापस ले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में कृषि कानून को लेकर हो रहे आंदोलन का समर्थन किया है। राहुल ने कहा कि किसान आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार किसानों की बात सुने और इस काले कानून को वापस ले। बता दें कि कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आइए साथ मिलकर आवाज उठाएं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया। कांग्रेस द्वारा बनाए गए इस वीडियो में किसान आंदोलन को लेकर आह्वान किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है। वीडियो में केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की बात कहा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पर संजय राउत बोले, अगर मुद्दे खत्म हो गए हैं तो मुंबई से पार्सल किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुद्दे कम पड़ जाएं तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल किया जा सकता है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, बिहार में चुनाव, विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये मुद्दे समाप्त हो गए हैं तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल के रूप में भेजा जा सकता है। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है उसे देखते हुए स्पष्ट है कि उनका निशाना सत्तारूढ़ एनडीए पर था। संजय राउत की नजरें इन दिनों बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। वे लगातार बयानबाजी कर एनडीए पर निशाना साध रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उन्होंने कहा था कि क्या कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच राज्य में विधानसभा चुनाव कराना सही निर्णय होगा। उन्होंने सवाल किया, क्या अब कोरोना वायरस की महामारी समाप्त हो गई है? क्या चुनाव कराने के लिए स्थिति ठीक है?
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बराबर अपनी सुरक्षा चाहते हैं नीतीश। जिनको खतरा नहीं उनको भी दी गई सुरक्षा। जी हां दोस्तों, बिहार में सुरक्षा पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सुरक्षा प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बराबर करवाना चाहते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं रहना चाहिए। हमें सुरक्षा का बहुत ज्ञान नहीं है। बताइए, ऐसे लोगों को सुरक्षा दी गई है जिनको कोई खतरा नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को कौन सा डर है जो उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन के स्वरूप के सवाल पर कहा कि बिहार के चुनाव में अमूमन ऐसा होता रहा है कि नामांकन के पहले तक सीट फाइनल होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर बोले राहुल, उनके जैसे प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शनिवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। देश के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह का आज 88वां जन्मदिन था। वह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, देश को डॉक्टर सिंह जैसे गंभीर प्रधानमंत्री की याद आ रही है। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि यूपीए के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार को हराने के बाद 2004 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मनमोहन सिंह ने विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधारों और विदेशी निवेश सहायता जैसे वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों ने न केवल अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी बल्कि इसे और मजबूत किया। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, विशेष रूप से ऐसे उपायों में बदलाव जिनके कारण अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। इसमें तेजी आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भारत को विश्व बाजार के लिए भी खोल दिया। इसके साथ ही देश में आर्थिक क्रांति और वैश्वीकरण शुरू करने का श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी, तेज प्रताप और पप्पू यादव के खिलाफ FIR, ये है मामला। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में विरोध करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के अलावा पप्पू यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। असल में 25 सितंबर को कृषि बिल के विरोध में सभी विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया था। वहीं बिहार में विपक्षी दल इस बंद का समर्थन करने सड़कों पर उतरे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव राजद के कार्यकर्ताओं के साथ 10 सर्कुलर रोड से ट्रैक्टर चलाकर राजद कार्यालय पहुंचे। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव 10 सर्कुलर से बेली रोड होते हुए राजद कार्यालय पहुंचे, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहीं दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इनकम टैक्स से ट्रैक्टर चलाते हुए डाक बंगला चौराहा तक किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स से लेकर डाक बंगला चौराहा भी प्रदर्शनकारियों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसी वजह से पटना के कोतवाली थाना में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव समेत 100 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। पटना के कोतवाली थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 353 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करना और कोरोना काल में बिना किसी अनुमति के 100 से ज्यादा लोगों के साथ सड़क पर उतरना शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें, इस सीट पर बगावत के सुर हुए तेज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुरैना जिले की इंजौरा विधानसभा भी शामिल है। लेकिन जहां उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। गुटबाजी भी ऐसी जहां भाजपा कार्यकर्ता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए जंग का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल कैलारस नगर के प्रसिद्ध बरखड़ी हनुमान मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जौरा विधानसभा के 5 सैकड़ा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मीटिंग में जौरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जौरा विधानसभा के पूर्व विधायक सूबेदार सिंह रजोदा के विरोध को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शैलेंद्र सिंह शिकरवार ने कहा कि सूबेदार सिंह रजोदा को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। कार्यकर्ताओं के सामने हमेशा बेइज्जती होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप, कहा देश में फिर से जमींदारी प्रथा लाना चाहती है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी HK पाटिल ने कहा कि
कि केंद्र सरकार देश में फिर से जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है। इसी वजह से उद्योगपतियों के दबाव में केंद्र सरकार किसान व मजदूरों को खत्म करने के लिए कानून ला रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस किसान मजदूर विरोधी कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। एच.के. पाटिल ने मुंबई में शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि देश में इस समय कोरोना का संकट बरकरार है। इसका लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने संसद की सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर व नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किसान विरोधी विधेयक जल्दबाजी में पास करवा लिया है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति खत्म होने के बाद किसानों को खुले में अपना कृषि उत्पाद बेचना पड़ेगा। नए कानून में कृषि उत्पाद की निम्नतम मूल्य तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे किसानों की बड़े पैमाने पर लूट व्यापारी व उद्योगपति करने वाले हैं। एच.के. पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का गलत तरीके से हवाला देकर देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना का आश्वासन दिया था। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों को साल में 72,000 नकद देने, मनरेगा के तहत 100 दिनों की बजाय 150 दिनों तक काम देना शामिल है। पाटिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को आधार देने वाला पक्ष है, व्यापारी व उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान मजदूर विरोधी कानून खत्म होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान, के.सी. पांडवी, विजय बेट्टीवार, अमित देशमुख, मुजफ्फर हुसैन आदि उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिल गए नरेंद्र मोदी, अब दिल्ली के तख्त को हिलाना है। बीजेपी के पुराने दोस्त अकाली सुखबीर सिंह बादल की हुंकार। जी हां दोस्तों, किसान बिलों को लेकर बीजेपी के पुराने दोस्त और शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल ने हुंकार भरी है। कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिल गए हैं, अब बारी दिल्ली के तख्त को हिलाने की है। उनके मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ आकर एक सामान्य प्लेटफॉर्म पर केंद्र के खिलाफ लड़ना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को सुखबीर के नेतृत्व में अकाली दल कार्यकर्ताओं ने मलौद दिल्ली नेशनल हाईवे पर लंबी विस क्षेत्र में 3 घंटे तक चक्का जाम किया। बादल के साथ उस दौरान पत्नी और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर भी थीं। बादल दंपति धरना स्थल पर विरोध स्वरूप करीब 8 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने दिया नारा, उठो बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से नारे के जरिए बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने नया नारा दिया है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह नारा जारी किया गया। लालू यादव ने लिखा है, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। एक अन्य ट्वीट में राजद सुप्रीमो ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि किसान के भले के लिए बिल सच्चे दिल से बनता है, पूंजीपतियों के साथ डील से नहीं। बता दें कि उनकी पार्टी ने शुक्रवार को इस बिल के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी, बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। इस बार 1 लाख से अधिक बूथों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथों के पुनर्गठन अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में चुनावी सभाओं को लेकर उपलब्ध मैदानों को चिन्हित किया गया है। सभी बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है ताकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की घोषणा होने पर बोली कांग्रेस, जनता कुशासन से चाहती है छुटकारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिहार की जनता बीजेपी और जेडीयू के कुशासन से छुटकारा चाहती है और महागठबंधन सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने उम्मीद जताई कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाले सभी दल इस चुनाव में भाजपा जेडीयू के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को भाजपा जेडीयू के कुशासन से मुक्ति की तिथियों की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता इस कुशासन से छुटकारा चाहती है। बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों और कुशासन के बीच है। गोहिल के मुताबिक नीति आयोग ने कहा है कि सतत विकास में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने दावा किया, कोरोना महामारी से निपटने में बिहार की सरकार पूरी तरह विफल रही है। देश के विकास की नींव रखने वाले बिहार के श्रमिकों को संकट के समय भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1.20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आरटीआई ने खुलासा हुआ कि इस पैकेज का 1 रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई, बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सकारात्मक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे। 2015 के चुनाव में भी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था। इस बार भी हम और हमारे साथी मिलकर सरकार बनाएंगे। महागठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान के बारे में पूछे जाने पर गोहिल ने कहा, हमारी बातचीत चल रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो चाहती है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़े हैं। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ लड़ेंगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के तीर से नीतीश पर ही वार, महागठबंधन की ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं तो सत्ता को बरकरार रखने के भी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं लालू यादव सियासी विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भुलाया नहीं जाता है, बल्कि समय आने पर उसका सही इस्तेमाल होता है। बिहार की सियासी रणभूमि में इन दिनों यही देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार की सियासी जंग फतह करने के लिए नीतीश कुमार के तीर से नीतीश पर ही वार कर रहे हैं। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी पूरी तरह से बदला हुआ है और गठबंधन का स्वरूप भी अलग है। 5 साल पहले जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। जेडीयू महागठबंधन के साथ खड़ी थी और ऐसे में नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तल्ख हमले किए थे, तो दूसरी ओर भी जमकर बयानबाजी हुई थी। इस बार के चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ है तो आरजेडी ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों को आधार बनाकर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरह से नीतीश के तीर से नीतीश पर ही निशाना तेजस्वी यादव साध रहे हैं। बिहार में पटना समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर नारे व भाषण तो 2015 वाले हैं। इनमें उन बातों का जिक्र किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में जेडीयू के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ रहते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर खास हमलावर थे। नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी फुल फॉर्म बताया था, जिनमें उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया था। नीतीश की इस बात को अब आरजेडी अपने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पोस्टरों में इन बातों का जिक्र किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन चुनाव आयोग के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कोरोना काल में नए नियमों के साथ हो रहे इस चुनाव की समीक्षा राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने नए नियम से खासा नाराज हैं। इन्हें चुनाव की तारीखों से तो ऐतराज नहीं, मगर चुनाव प्रचार की बंदिशों से नाराजगी है। नाराजगी ऐसी कि पप्पू यादव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। पप्पू यादव अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं और सोमवार को पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग से नाराज पप्पू यादव का कहना है कि आयोग प्रचार का तरीका बदले और अगर कोरोना की इतनी चिंता तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं। पप्पू ने कहा, चुनाव से परहेज नहीं मगर नए तरीके पर ऐतराज है। बिहार इतना विकसित नहीं कि वर्चुअल प्रचार और चुनाव को तैयारी हो। यहाँ की 80% जनता इंटरनेट से दूर है। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय जाकर नामांकन भरने की भी जरूरत नहीं होगी। दूसरा, चुनावी कैंपेन के दौरान पब्लिक गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सोशल मीडिया को दुरुपयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चुनावी नियमों को पालन करेंगे। चौथा, रोड शो के लिए 5 वाहन का इस्तेमाल होगा और नामांकन के समय 2 वाहन ही रहेंगे। प्रत्याशियों के पास ऑनलाइन पर्चा भरने का भी विकल्प होगा और 5वां, चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट पर बोले अनिल देशमुख, मेरा संदेह सही साबित हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह था कि बिहार के पूर्व पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे हैं और यह बात अब सही साबित हो गई है। बीजेपी की साजिश। अनिल देशमुख ने कहा कि वह इस्तीफा दे चुके हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और यहां की पुलिस को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में किसानों का हाल, इस साल के 9 महीनों में ही करना पड़ा 50 बार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसान सड़कों पर उतरे हैं। केवल इसी साल की बात करें तो पिछले 9 महीनों में ही किसान 50 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों के ज्यादातर प्रदर्शन जो हुए हैं वह हरियाणा और पंजाब में हुए हैं। अभी चल रहे प्रदर्शन की बात करें तो किसान नए कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार मंडियों को ही खत्म कर दे। हालांकि कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि इससे ना तो एमएसपी और ना ही मंडियां खत्म होंगी, लेकिन किसान सरकार की इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कहने पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 250 किसान संगठनों ने कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किए थे। जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र
मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और शामिल हैं। इन राज्यों में इस साल 50 बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके अलावा कर्नाटक के किसानों ने 28 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक के किसान संगठनों ने राज्य और संघीय सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में यह बंद करने का फैसला किया है। 3 कृषि विधेयकों के अलावा किसान कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। खरीद के खराब प्रबंधन के कारण भी किसानों में असंतोष है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसान फरवरी में सरकार की धान खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। 2018 में एनसीआरबी के अनुसार 2016 में जहां किसानों ने असम में 4 प्रदर्शन किए थे, 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 15 राज्यों में 37 प्रदर्शन दर्ज किए गए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।